Hello everyone, my name is Deepak Yadav and this is your Glorify classes. So today we are going to do the chapter 3rd of class 10th, acid, bases and salts. Okay guys, so सबसे पहले जो हमारी वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको पता ही है कि हमारे इस केमिस्ट्री में बहुत सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। अब इन कंपाउंड्स को मेनली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बांटा गया है। कौन से? 1, 2 एंड 3। पहला है एसिड, सेकंड है बेस एंड थर्ड है सॉल्ट। क्या है? पहला एसिड है, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। तो अगर मैं बात करूं एसिड की, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो उसके खट्टेपन से जाना जाता है, यानी कि सोरनेस से, कि वो कितना ज्यादा सोर होगा। इसके बाद अगर मैं बेस की बात करता हूं, तो बेस को कैसे हम जानते हैं नॉर्मली, कि उसका जो टच होता है वो बहुत ज्यादा सोपी होता है। कैसा होता है? SOOAPY, सोपी फील देता है जितने भी बेस होते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल साबुन वगैरह हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं? बेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट होगा वो ऑब्टेन कैसे होता है? जब कोई भी मेटल रिप्लेस करता है H प्लस आयंस को, रिप्लेस करता है, मेटल रिप्लेस H प्लस आयन, मतलब एक आयन भी हो सकता है और एक से ज्यादा आयन्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी मेटल जब रिप्लेस करता है H प्लस आयंस को फ्रॉम एसिड, ठीक है, यानी कि एसिड के अंदर जब, अब आपको तो अभी चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन एसिड्स के अंदर ना क्या होता है कि H प्लस आयंस पाए जाते हैं। तो वो जो H प्लस आयंस है, जब उसको रिप्लेस किया जाता है बाय मेटल, तो जब मेटल्स के थ्रू एसिड रिप्लेस हो जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलता है वो क्या होता है? हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का इंट्रोडक्शन। और अब हमें क्या पढ़ना है? इन्हीं के बारे में पढ़ना है डिटेल में, कि एसिड क्या होते हैं, एसिड को हम जब रिएक्ट करवाते हैं अलग अलग कंपाउंड से तब हमें क्या प्रोडक्ट में मिलता है। ऐसे बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनका यूसेज क्या होता है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यही है हमारा चैप्टर, और अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है? एसिड की। तो एन एसिड कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज। एसिड को आप, मतलब बहुत सारे लोग हैं, टाइम के साथ हिस्ट्री इसकी बहुत बड़ी है। जब एसिड डिस्कवर नहीं हुए थे तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी की है एसिड्स की। तो इसीलिए उसकी डिफाइन भी बात बात पर, टाइम पर, या फिर कह सकते हैं चेंज होती रही है। तो कोई साइंटिस्ट बोलता है मैं एसिड को ऐसे डिनोट करूंगा, कोई साइंटिस्ट आता है फिर बोलता है मैं एसिड को ऐसे डिफाइन करूंगा। तो सबकी अपने अपने थ्योरी होती है। फिर जो लास्ट थ्योरी बनी उसमें एसिड को कहा गया क्या, कि एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयंस, यानी कि जिस भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, उसे हम एसिड की तरह ट्रीट करेंगे या फिर उसे एसिड कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के डिफाइन है जो आपको अभी 10th क्लास में देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स H प्लस और H3O आयंस। अच्छा, ये चीज देख लीजिए, H प्लस और जो H3O आयंस हैं ये दोनों एक ही हैं। H प्लस भी लिख सकते हैं और H3O भी लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। ये चीज क्लियर रखनी है अपने आप को, ठीक है। तो क्या लिखा है? एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स H प्लस आयंस, ये भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब है कि एसिड के पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं, लेकिन कब, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं एसिड है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन है। H2SO4 एग्जांपल के लिए लीजिए, उसके अंदर हाइड्रोजन मिलेगा। HCl हो गया आपका, HNO3 हो गया, सबके अंदर आपको हाइड्रोजन जरूर मिलेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कि वो H प्लस आयंस को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो यही बात वो बोल रहा है, इट गिव्स H प्लस आयंस। सेकेंड है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये थोड़ी पुराने साइंटिस्ट ने कहा था जब ये वाली डिफाइन नहीं आई थी। तो ये उससे पहले ये माना जाता है कि एसिड को अगर हमें पता करना है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, तो एसिड वो क्या होगा, ब्लू से रेड लिटमस में चेंज होगा। अब ये ब्लू और रेड क्या है, लिटमस क्या है, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्या होता है? एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, उसको जैसे ही आप एसिड में डिप करते हैं तो उसका जो कलर है वो ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब इसको याद कैसे आप कर सकते हैं? आप इसे याद ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे एसिड क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है।
उससे हमारी स्किन जल सकती है, कपड़े भी जल सकते हैं, जो हाई वॉलेटाइल टाइप के हो गए हैं। जो हाई वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, डेंजरस होते हैं, मतलब छोटे भी होते हैं जो डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डेंजरस वाले की बात सोच के देखिए। और रेड कलर भी क्या है, वो भी हमारा क्या है, डेंजरस है, डेंजर का साइन है एक रेड। तो इसी तरीके से आप दोनों को एक कंबाइन करके सोचा जा सकता है कि जो एसिड है वो रेड में चेंज हो रहा है ना, एसिड जो है वो और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, तो इसीलिए एसिड जो है वो रेड में चेंज होता है। ऐसे आप जो सोच सकते हैं, लॉजिक देखिए कोई भी लगाइए, चाहे अपना लगाइए चाहे जैसे मर्जी लगाइए, उसे याद करने से मैटर करता है, ठीक है। तो acid turn blue litmus to red. Next है when we dissolve acid in water it gives only positive ions. कभी भी acid negative ions नहीं देता, ठीक है, acid कभी भी negative ions नहीं देता है, वो हमेशा कैसे देगा, positive ions देगा। ये आप इसी पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से ये पॉइंट निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया H2SO4, HCl, HNO3 लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, HNO3 लेना है तो वो भी ले सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, H3O आयंस मिले हमें, और हमारा जो भी वो कंपाउंड था, मेटल या नॉन मेटल या जो भी था, जो मिल के बना था, वो अलग निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो एसिड को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ 4 तरीके से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। बाय डायरेक्ट सिंथेसिस, आप उसे डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनेगा, नॉन मेटल से बनेगा, पहले तो ये जान लीजिए। नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन हो गया अपना, ठीक है, ब्रोमीन हो गया। हाँ, तो पहला है बाय डायरेक्ट सिंथेसिस है। सेकंड है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड से के साथ हम जब वाटर को रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि मान लो आपने ले लिया SO2 को या SO3 को, ठीक है, उसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरा सल्फ्यूरिक एसिड वैसे बन जाएगा। तो वो है क्या एग्जैक्टली, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही तो हुआ वो हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस करती है। तो यहां पर क्या होता है ना डिस्प्लेसमेंट के अंदर, कि एक आपका होता है मेटल होता है, क्या होगा आपका मेटल, या फिर मेटल नहीं होगा, आप इसे मेटल ना कह के आप इसे डायरेक्ट कहिए, पूरा ना बोलूँ मतलब। एक आपका होगा सॉल्ट, कोई सा भी, एक होगा आपका लेस वॉलेटाइल। क्या होगा, लेस वॉलेटाइल, सॉल्ट प्लस लेस वॉलेटाइल। जैसे ही आप किसी सॉल्ट को लेस वॉलेटाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एक मिलेगा मोर वॉलेटाइल एसिड, क्लियर है। और फिर उसके अलावा तो वो मैटर नहीं करता। तो इस प्रोसेस के अंदर, डिस्प्लेसमेंट वाली प्रोसेस के अंदर, जब हमें ज्यादा वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा। वॉलेटाइल मतलब होता है कि जो भी हमारा एसिड है वो, या फिर जो भी हमारा कंपाउंड है वो कितनी जल्दी गैस बन जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, कितनी जल्दी, हाँ, बाहर आते ही गायब हो जाएगा। जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया हमारा, बहुत जल्दी से, बहुत ज्यादा क्या होता है उनके पीछे लिखा होता है ना, अल्कोहल्स या फिर पेट्रोल्स वगैरह हो गए। अल्कोहल तो मैंने गलत बोल दिया, पेट्रोल हो गया, वो क्या है, मोर वॉलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू कैरोसिन, है ना। तो वॉलेटाइल नेचर का मतलब यही है कि वो कितनी जल्दी से वेपोराइज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई एसिड है जो लेस वॉलेटाइल है और हमें उसे क्या बनाना है, मोर वॉलेटाइल बनाना है, तो उसको किसी सॉल्ट के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा आगे। नेक्स्ट आता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे आपको एक नॉन मेटल दे दिया जाएगा, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना। यहाँ पे भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे ना, सल्फर ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, वही वाले। तो सल्फर या अपना फॉस्फोरस नॉन मेटल ले लीजिए, उसको रिएक्ट करवाएंगे हम किसके साथ, एक उसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे। बेसिकली ऑक्सीडेशन आप नाइट्रिक एसिड के साथ करवा सकते हैं और फिर वहां पर आपको एक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं ना एसिड्स के। तो अब फटाफट इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पे जब वाटर का एक्शन होता है, यानी कि क्या है, वाटर मेरा H2O, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या है, सल्फर, उसका ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब उसे रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है मेरा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, P2O5 क्या हो गया आपका, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और CO2 क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अब क्या है, जब इनको
वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, नॉन मेटेलिक को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, वाटर और नॉन मेटेलिक, तो हमें क्या मिलता है, हमारे एसिड मिलते हैं। प्रिपरेशन हो रही है ना यहाँ पे एसिड की, तो एसिड मिल रहे हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, सल्फ्यूरस एसिड यानी कि H2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड को करवाया तो H2SO4 जो कि क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसको करवाया तो फॉस्फोरिक एसिड, इसको करवाया तो कार्बोनिक एसिड। सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड लेवल नहीं है जो ना समझ में आए, मुझे लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ये वैसे सेकंड नहीं था, सेकंड था मतलब सेकंड, अब तो थर्ड होगा ना, इसको क्या मतलब है। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अदर एसिड, यानी कि जब हम दूसरे एसिड्स को डिस्प्लेस करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस है एसिड बनाने की, ये इसलिए करी जाती है जब हमें एक लेस वॉलेटाइल नेचर का जो एसिड होता है उससे मोर वॉलेटाइल नेचर का एसिड हमें चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ, तो ये क्या है, एक लेस वॉलेटाइल नेचर का। लेस वॉलेटाइल से मतलब क्या है, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि कोई भी एसिड कितना जल्दी वेपोराइज हो जाता है। जो एसिड है वो कितना जल्दी नेचर में आके वेपोराइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा चुटकी में। तो ये H2SO4 एज कंपेयर टू HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके कंपेयर में ये क्या है, लेस वॉलेटाइल है। ये धीमे होता है और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है वॉलेटाइल, मतलब बहुत ही जल्दी वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है मेरा, लेस वॉलेटाइल एसिड, और ये क्या है मेरा, एक सॉल्ट, मान ये सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई भी अदर एसिड जो है वो जब रिएक्ट करवाता है NaCl के साथ तो उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसका जो हाइड्रोजन है ना वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, HCl। अब डिस्प्लेस हो क्या रहा है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, NaCl के अंदर से जो नेगेटिव आयन है उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन को हटा लिया इसने, H ने। तो अब आप देखेंगे HCl अलग हो गया और NaHSO4 अलग आ गया। अब ये NaHSO4 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तो अलग हो गया, लेकिन जो हमें चाहिए था, मेन मेरा एसिड चाहिए था, वो क्या होगा, मेरा ये एसिड यहाँ पे आ जाएगा जो कि मोर वॉलेटाइल होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नेचर का होगा। ऐसे ही जब एक दोबारा से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है NaNO3 के साथ तो हमें फिर से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और उसके साथ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड मिलता है जो कि ज्यादा वॉलेटाइल होता है एज कंपेयर टू H2SO4। नेक्स्ट है फोर्थ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। जब नॉन मेटल्स को हम ऑक्साइड करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनका, जैसे कि नॉन मेटल मैंने ले लिया यहाँ पे सल्फर को, ठीक है, और उसको ऑक्सीडेशन किसके साथ करवा रहा हूँ, एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ। तो यहाँ पर इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और NO2। वहीं जब मैंने इसको फॉस्फोरस को करवाया तो कॉन्सेंट्रेटेड मेरे को फिर से नाइट्रिक एसिड को लिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, और हमें क्या मिला, H3PO4 H2O और NO2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ये प्रोसेस है। ठीक है, बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सबसे पहले बात आता है टेस्ट की। तो टेस्ट इनका कैसे होता है, हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, सोर टेस्ट होता है। सोर टेस्ट में आप एग्जांपल लिख सकते हैं, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, लेमन में, सिट्रिक एसिड इन लेमन। ठीक है, अब दूसरा आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है कि ये सॉलिड भी हो सकते हैं और ये लिक्विड भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो सॉलिड के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड एज सॉलिड एंड, और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड एज लिक्विड। ठीक है, अब आता है चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में बात मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इंडिकेटर्स के ऊपर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे, जो मैंने CBSE बोर्ड के लिए बनाई थी। तो आप चाहें तो उसमें से भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि सारी डिटेल्स मैंने उसके अंदर दे रखी हैं। तो अभी फिलहाल इंडिकेटर्स देखिए 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लिटमस, एक आपका मिथाइल ऑरेंज है, और तीसरा है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। ठीक है, तो जो लिटमस है वहां पर ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, एसिड जो है रेड में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के अंदर ये एसिड क्या करता है, ऑरेंज कलर को किस में चेंज कर देता है, ऑरेंज टू रेड। ठीक है, और जबकि फिनोप्थलीन में क्या होता है कि पिंक कलर को ये चेंज कर देता है, पिंक टू
कलरलेस, ठीक है। रेड में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा और कलरलेस में चेंज होगा, यानी कि चेंज ऑफ कलर ऑफ इंडिकेटर्स का यही होगा, रेड, रेड और कलरलेस। लिटमस पेपर अगर लोगे तो रेड कलर में चेंज होगा, लिटमस सॉल्यूशन होगा वो भी आपका रेड कलर में चेंज कर देगा, मिथाइल ऑरेंज का भी रेड में चेंज करेगा, फिनोप्टोफ्लेन का भी एक कलरलेस में चेंज कर देगा। फिर आता है एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इसी में एक एक्सेप्शनल भी है जो आपको याद रखना है कि प्योर वाटर की बात जब मैं करता हूँ, प्योर वाटर एकदम शुद्ध पानी, ठीक है, प्योर वाटर, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि उसके अंदर H+ आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, उसके अंदर H+ आयंस नहीं होते, उसका जो pH होता है वो 7 होता है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। तो वो जब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है तो वो H+ आयंस भी नहीं होंगे, उसके अंदर OH आयंस भी नहीं होंगे। चलिए बेसिक की तो बात बाद में करनी है, तो H+ आयंस नहीं होंगे, वो एसिडिक नहीं होगा, और जब वो एसिडिक नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होगा क्योंकि H+ आयंस उसके अंदर है ही नहीं। जबकि मैं बात करता हूँ जब बारिश हो रही होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडिक रेन जो होती है, बारिश होती है, तो क्या वो एसिडिक होती है? अब नाम में ही एसिडिक है उसके, तो यार है तो वो भी पानी, वो एसिडिक कैसे हो रहा है? तो क्या होता है ना कि जब वो नीचे आ रहा होता है पानी, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो रिएक्ट करती हैं पानी के साथ, और रिएक्ट करने की वजह से वो पानी के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो उसे एसिडिक बना देती है, और जिसकी वजह से वो पानी नीचे आता है, और जो रेन वाटर है वो एसिडिक वाटर होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या रेन वाटर हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा, तो आपको आंसर लिखना है हाँ, रेन वाटर एक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रोलाइट की तरह। नेक्स्ट है एक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जगह नहीं बची है, इसको करवाता हूँ। तो जब आप किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसी एसिड को, या फिर डाइल्यूट एसिड कहूँगा और मोर प्रिसाइजली, कि किसी भी डाइल्यूट एसिड को जब आप किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मेटेलिक सॉल्ट। क्या है ये? मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस तो आपकी लिबरेट होगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? वैसे तो इसका नाम है जिंक क्लोराइड, क्या नाम है? जिंक क्लोराइड, और इसको आप क्या कह सकते हो? मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम मेटल HCl के साथ रिएक्ट करवाया, चाहे HCl हो चाहे आप क्या नाम से अपना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो डाइल्यूट होना चाहिए, तो आपको मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बाहर चली जाएगी। इतना सा हमारा काम है यहाँ पर, किसमें? एक्शन विद मेटल्स में। अब बात करते हैं एक्शन विद बेसिस के। इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि एक्शन करवा किसका रहे हैं हम? एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसलिए कई बार इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि जब आप एक एसिड लेती हैं HCl और एक बेस लेते हैं NaOH, तो वो आपको क्या देता है? एक सॉल्ट दे देता है। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं हमें? सॉल्ट देते हैं, और वाटर तो आता ही आता है, वो फिर निकल के बाहर हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सबके बारे में आप फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो जब हम कार्बोनेट्स के साथ एक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिड को, तो वहां पे जो मेन होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है। जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। बाइकार्बोनेट क्या होता है? CaHCO3 का ओल्ड ट्वाइस वाला, ठीक है, यानी उसमें हाइड्रोजन आ जाता है, बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं है आपका। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं HCl किसी एसिड के साथ, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्या होता है? रिलीज होता है। सेकंड नंबर पे आता है एक्शन विद सल्फाइड्स। जब सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सल्फाइड याद रखना, इसमें डिफरेंस है, सल्फाइड्स है और ये सल्फाइड्स है, TE और ये DE है, ठीक है। तो सल्फाइड में जब रिएक्ट करवा रहे हो, यानी कि ZnS को जब आप रिएक्ट करवाते हो किसी एसिड के साथ, तो आपका कौन सा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपका क्या होता है? लिबरेट होता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रो सल्फाइड्स को जब आप रिएक्ट करवा रहे हो एसिड के साथ, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा? लिबरेट होगा, गायब होगा। थर्ड आता है आपका सल्फाइड्स का। तो सल्फाइड में जब आप किसी, देखिए, सल्फाइड में जब आप रिएक्ट करवा रहे हो एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट होगा, मतलब लिबरेट होगा, और सल्फाइड्स को जब रिएक्ट करवा रहे हो एसिड के साथ, तो आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। ऐसे ही जब क्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ क्या है? H2SO4। अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन की थी कि जब हम किसी सॉल्ट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? HCl मिलता है। HCl क्या है? मोर वॉलेटाइल है,
और यहाँ ये क्या होता है, लेस वॉलेटाइल होता है ना। तो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने में हमें क्या, मोर वॉलेटाइल नेचर का एक एसिड मिलता है। ऐसे ही नाइट्रेट के साथ भी जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक मोर वॉलेटाइल नेचर का एसिड मिलता है। यहाँ पर ये मोर वॉलेटाइल है और यहाँ पर ये वाला जो है वो लेस वॉलेटाइल है। तो बस यही रिएक्शन है। देखिए क्या है ना, जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है वो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपको समझाया हुआ है कि हम किसी चीज को किसी चीज के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मतलब डिटेल्स में आपको उतना नहीं बताया गया है जितना सीबीएसई की बुक्स में बताया गया है। तो जितना आपको आपकी बुक के अंदर बताया गया, आपके सिलेबस के अंदर है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ अभी फिलहाल। और अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जानना हो, हद से ज़्यादा, क्योंकि जितना आप डिटेल जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में। तो अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप चाहें तो मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने पर्टिकुलर इंडिकेटर्स पे, एसिड पे, बेसिस पे, सब पे बनाई हुई है। ठीक है, वो लेकिन किसके है, सीबीएसई बोर्ड की है। अब बोर्ड से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉलेज नॉलेज है, फर्क नहीं पड़ता आप सीबीएसई बोर्ड पे हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड पे हैं। इसके अलावा क्या, इनके नोट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर बाई चांस आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, कोई नेटवर्क इशू हो जा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनके जो नोट्स हैं या फिर एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। तो आपको टेलीग्राम खोलना है, वहाँ पर ग्लोरीफाई क्लासेस सर्च करना है, या फिर हम जैसे ग्लोरीफाई क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ग्लोरीफाई क्लासेस का चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको नोट्स, वीडियो, हर एक चीज़ डिटेल में वहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेन क्या है, आपको खुद करना पड़ेगा। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपके नंबर्स आपके हाथ में है, आप कितनी मेहनत करते हैं वो भी आपके हाथ में है। क्लियर है? हाँ, तो बात करते हैं अब अपने यूजेस ऑफ एसिड्स की। तो एसिड को हम प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका जो पीएच होता है वो कम होता है। ठीक है, तो कम पीएच की वजह से इनको प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा लॉन्ड्रीज में हम यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स जो लॉन्ड्रीज में होते हैं। आ, तो लॉन्ड्रीज में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कपड़ों पे कई बार बहुत ज़्यादा दाग लग जाता है। तो आपने देखा होगा जब दाग लग जाता है उसके ऊपर बोलते हैं कि नींबू लीजिए और उसके ऊपर घिस देने को। तो नींबू क्यों, क्योंकि नींबू में भी एक सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो एसिड क्या करता है, स्टेन को हटाने का काम करता है। तो इसी तरीके से जो एसिड है वो स्टेन्स को हटा सकता है, उनके पास कैपेबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं आप लॉन्ड्रीज में भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक पूरा टेबल दे रखा है, जैसे बोरिक एसिड को आप आई वॉशर की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा एक टेबल दे रखा होगा, आपकी बुक में भी है और यहाँ पर भी है। तो आप इसे चेक कीजिए या फिर अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डाइल्यूट अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। आप किसी भी एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब पहले समझ लेते हैं उसके बाद। तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, जो H प्लस आयंस होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आयंस बना लेता है, बहुत ज़्यादा होता है। और डाइल्यूटेड एसिड में क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। उतने भी कम नहीं होते लेकिन बहुत कम, लिटिल अमाउंट, जितना कम होगा उतना डाइल्यूशन होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में H प्लस आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, एकदम से बोलते हैं ना डेंजरस होता है। ऐसे डेंजर का साइन बन दीजिए यहाँ पे, ऐसे बनता है ना वो, ऐसे ऐसे जैसे ही बनता है। और जो डाइल्यूटेड एसिड होता है, जैसे कि हमारे वो जिन्हें हम नॉर्मल एसिड भी कह सकते हैं, जिनसे उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये आता है हमारा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो एक वार्निंग दे रखी है आपको कि क्या, कभी भी नो या फिर डोंट लिख लीजिए, नो की जगह पे डोंट ऐड वाटर टू एसिड। डोंट ऐड वाटर टू एसिड, इसका मतलब क्या है, पानी है उसके अंदर कभी भी एसिड को नहीं डालना। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, डोंट ऐड वाटर टू एसिड का मतलब क्या है कि कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना। अब ऐसा क्यों, ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा बीकर है और ये मेरा बीकर एक और, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है, एसिड है। और जबकि ये मेरा वाटर है और ये मेरा एसिड वाला बीकर हो गया। ठीक है, ये वाटर, ये एसिड।
ठीक है, इतना समझ जाएगा। चलिए, मैं अगर पानी को लेता हूँ और एसिड में मिलाता हूँ, अब ये ऐसा एसिड है, नॉर्मल एसिड नहीं है, ये है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, बहुत ही खतरनाक एसिड। आप इसके अंदर जब पानी को डालेंगे, आप सोचिए एसिड का अमाउंट इतना ज्यादा है, वोल्केनो की तरह है, और उसके अंदर आप पानी को डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, वोल्केनो बल्कि उसको बुझा देगा, है ना। तो जैसे ही आप वाटर को डालते हैं एसिड के अंदर, तो ये क्या करता है, जैसे होता नहीं कि मान लो ये ऑयल है, अब इसके अंदर आप वाटर को डालेंगे तो ये क्या करेगा, स्प्लैश करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये आपके चेहरे पे आकर इसको जला सकता है। तो कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना। क्या करना है, हमें एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे डाइल्यूट करने के लिए। इसमें से क्या होता है, जैसे जैसे हम धीरे, जैसे थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा सा एसिड मिलाया हमने वाटर के अंदर, तो ये वाटर के इस अमाउंट में जाएगा। अब यहाँ पे जाने से क्या होगा, ये इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि वाटर में जब जाएगा ना, तो इसका जब डाइल्यूशन होगा तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को इसलिए कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और जब आप जैसे धीरे धीरे डालेंगे और देखेंगे ना ग्लास को, तो वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्यों हो गई है वो गर्म, क्योंकि हम एसिड को डाले जा रहे हैं और पानी जो है वो भाप बनकर उड़ता जा रहा है, डाइल्यूट तो हो रहा है, लेकिन जो गर्मी है वो कहाँ जाएगी, वो तो बाहर बन रही है वेपोराइज्ड होके। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि एसिड को वाटर में डालिए, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना है। इतनी चीज क्लियर है, बहुत अच्छे। अब तो इसी के साथ हमारा एसिड का टॉपिक खत्म होता है। अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 को फटाफट। ओके गाइस, अब बात करते हैं अपने वर्कशीट 1 की। तो वर्कशीट 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड आंसर्स। तो गिव वन वर्ड आंसर्स की अगर बात करें, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एन एसिड विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एंड इज मोनोबेसिक। तो ऐसा एसिड कौन सा है जिसके पास 4 हाइड्रोजन है और वो फिर भी मोनोबेसिक है। तो ऐसा जो हमारा एसिड है वो है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH एसिडिक एसिड। इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन को देता है। फिर सेकंड है हमारा एन एसिड प्रेजेंट इन लेमन। एसिड प्रेजेंट इन लेमन क्या है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होगा, C6H8O7। क्या होगा, C6H8O7। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अ वीक एसिड कंटेनिंग फॉस्फोरस। तो ऐसा एसिड जो फॉस्फोरस कंटेन करता है वो है हमारा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फिर फोर्थ है आयंस फॉर्म्ड व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में जब एसिड को मैं डिसॉल्व करता हूँ किसी भी, तो कौन से आयंस फॉर्म होते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, H3O पॉजिटिव। रिएक्शन एक की थी थोड़ी देर पहले कि कोई भी एसिड ले लीजिए H2SO4 या कोई सा भी, उसको वाटर में हम जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे H3O पॉजिटिव आयंस जो है निकलते हैं। ठीक है, वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एसिड ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड ऑक्साइड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अपना सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, इन सबको जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तब आर नोन एज, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं एक्शन ऑफ सल्फाइड या फिर एक्शन विद वाटर, ज्यादा बेटर रहेगा, एक्शन विद वाटर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, या फिर आपका हो गया था ये अपने एसिडिक ऑक्साइड, है ना। तो इसलिए तो इन क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एसिडिक ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो आंसर में हमारा सेकंड टॉपिक ही था वो, कि एक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स। फिर सिक्स्थ है हमारा कंपाउंड्स विद लिबरेट H2S गैस विद ट्रीटेड व्हेन ट्रीटेड विद एसिड। यानी एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, किसको हम ट्रीट करते हैं, कौन से कंपाउंड्स को ट्रीट करते हैं कि हमारी H2S गैस लिबरेट होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना एक्शन विद सल्फाइड्स, DES वाला एक्शन विद सल्फाइड्स। उसमें क्या होता था, जब हम सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करवाते थे किसी भी एसिड को, तो वो H2S गैस को लिबरेट करते थे। क्लियर है, वो उसमें एसिड प्रिपरेशन ऑफ, नहीं प्रिपरेशन नहीं था, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में था। ठीक है, हाँ। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा एन एसिड प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। आपका सॉलिड स्टेट में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इसके अलावा आपका टार्ट्रिक एसिड हो गया। एट है आपका एन एसिड यूज टू रिमूव इंक स्टेन। इंक स्टेन को यानी कि दाग को निकालने के लिए कौन सा एसिड यूज करना चाहिए, तो वो उसमें आप आंसर लिख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड को। अब ऑक्सैलिक एसिड ही क्यों, क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका, वो क्या होता है ना, जो नॉन सॉल्यूबल आपके कंपाउंड्स होते हैं, नॉन सॉल्यूबल कह सकते हैं, अगर स्पेसिफिक बताऊं तो आयरन कंपाउंड्स आप ले लीजिए, इनसॉल्यूबल आयरन कंपाउंड्स को वो सॉल्यूबल मिक्सचर्स में बना देता है। ठीक है, अब
अगर कोई चीज इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर सॉल्युबल है ही नहीं, अब ऑक्सैलिक एसिड क्या करेगा, उसे सॉल्युबल बनाएगा और वो वहां से कपड़ों से बाहर आ जाएगा, सॉल्युबल बन जाएगा, और सॉल्युबल बनने के बाद जैसे ही आपको रिंस ऑफ करेंगे उस कपड़े को या फिर जिस भी चीज को आप धो रहे हैं, तो वहां से वो चले जाएगा स्टेन। तो इसलिए ऑक्सैलिक एसिड बेस्ट है। फिर नाइन्थ, द एसिड प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड जैसे रिएक्ट करवाता है आपका बेकिंग सोडा के साथ, ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लिबरेट होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है आपके केक और जो भी पेस्ट्रीज वगैरह हो गया, जितने भी चीज़ें हैं ना, इन सब में ट्रैप हो जाती हैं, और ट्रैप होने की वजह से वो फूला फूला दिखता है, ठीक है। तो ये गेम होता है, टार्ट्रिक एसिड नाम याद रखिए। फिर नेक्स्ट है आयरन लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर। आयरन नहीं है, वो आयन है, ठीक है। तो कौन सा आयन लिबरेट होते हैं, जब एसिड और वाटर रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो आपके H3O यानी हाइड्रोनियम आयन फिर से लिबरेट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में ये सारी रिएक्शंस हम लोग कर चुके हैं, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके बाद आपके 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्योर HCl इज नॉन कंडक्टर। प्योर HCl जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तब वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। देखो क्या होता है ना कि जो HCl है उसके पास, जो प्योर HCl है उसके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं। हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोनियम आयंस कह सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन आयंस के एक ही बात मैंने पहले बताया, तो उसके पास नहीं होते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जैसे ही हम उसको वाटर में मिला देते हैं, जब उसका मिक्सचर बना देते हैं, तो वो एक्वस सॉल्यूशन का बन जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन का जैसे ही वो बना तो उसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन आयंस आ गए। क्यों आ गए, कहाँ से आ गए, जो हमने जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस थे वो ऐड हो गए, और वही ऐड होने की वजह से हाइड्रोजन आयंस फ्री वहां पर मिलने लग गया एक्वस सॉल्यूशन में, और उसी की वजह से जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन का HCl है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो यही आंसर है, प्योर HCl इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, नो वाटर, बिल्कुल भी पानी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। प्योर HCl एनहाइड्रस HCl विच इज नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है वो, यानी कि कोवलेंट उसके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इतना समझिए। हैंस इट हैज नो फ्री आयंस, तो उसके पास फ्री आयंस नहीं होते, जितने वो दे रहा है उतने वो ले भी रहा है, कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास फ्री आयंस नहीं है, और वो इसलिए बैड कंडक्टर। अब फ्री आयंस नहीं होंगे तो फिर बताया था ना, रूम के अंदर फ्री बच्चे नहीं होंगे तो भाई सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सब बॉन्डिंग में बिजी हो रखे हैं, नॉन पोलर बॉन्डिंग है, ऑब्वियसली सी बात है, एक बंदा फ्री नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए वो फ्री आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जबकि बट व्हेन वी ऐड इट टू वाटर, जब हम उसे वाटर में ऐड करते हैं, मैंने ध्यान दीजिए ऐड वाटर टू इट नहीं लिखा, मैंने ऐड इट टू वाटर लिखा है, तो उसको जब वाटर में ऐड करते हैं इट बिकम्स एक्वस सॉल्यूशन, तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है ऑफ HCl इन वाटर विच हैव फ्री आयंस, जिसके पास फ्री आयंस हैं H प्लस वाले, एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विच बिहेव्स एज अ गुड कंडक्टर, जो कि गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू ऑब्जर्व सॉरी when rod dipped in HCl and brought near, गलत लिखा है मैंने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जैसे ही उसे डाला जाता है, अब पहले उसे डिप करोगे HCl के सॉल्यूशन में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के पास लेके जाएंगे, तो क्या होगा, व्हेन अ ग्लास रोड डिप्ड इन अमोनियम सॉल्यूशन इज ब्रॉट नियर वेपर ऑफ HCl, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आंसर है, सो वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डेंस व्हाइट फ्यूम, तो हमें एक डेंस व्हाइट फ्यूम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गिवन एग्जांपल, इक्वेशन है, ठीक है, गिवन इक्वेशन टू प्रिपेयर अ नॉन वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम अ नॉन मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, ठीक है, कि ज्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए, ज्यादा वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल से ज्यादा वॉलेटाइल में बनाना है, तो हम ले लेते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल, और ये क्या है, मोर वॉलेटाइल, सल्फ्यूरिक एसिड था ना, मोर वॉलेटाइल, और इससे भी ज्यादा अगर हमें बनाना हो तो HCl किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaCl, कोई भी सॉल्ट लेकर उसके साथ रिएक्ट, मेटालिक सॉल्ट लेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, HCl बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है, उसी के साथ हमारी यहाँ पे ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक बेसिस।